Students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, जिसमें हमने एक चार्ट देखा था कि मेटल को प्योरीफाई कैसे करें। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 डिवीज़न किए थे, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमें यही करना है, एक एक डिपार्टमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लो रिएक्टिविटी से, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़, और फिर लास्ट में जिनकी रिएक्टिविटी हाई है उनके लिए प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब इसका मतलब क्या है? एनरिचमेंट मतलब सपोज आपके पास एक सैंपल है, अब उसके अंदर आपकी जो मेन मेटल है Fe वो 35% है, सॉरी सपोज मान के चलते 20% है, और अदर जो है सपोज इम्प्योरिटीज़ ले लो, अदर मेटल्स ले लो, सब कुछ मिला के 80% है। अब आपकी मेन मेटल कौन सी है? यहाँ पे Fe, ठीक है ना। अब उसके अगर परसेंटेज आप कैसे भी करके 20 से 26-27% तक पहुँचा सको, तो वो आपने जो प्रोसेस की है उसको बोला जाता है एनरिचमेंट, ठीक है। मतलब जो आपके पास सैंपल है उसको आप एनरिच कर रहे हो, मतलब जो आपकी मेन मेटल है उसके परसेंटेज आप इंक्रीज कर रहे हो, ताकि बोल सकते हो आप कि कम प्राइस में आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल कलेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये हो गया एनरिचमेंट। अब एनरिचमेंट ऑफ और बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सपोज मेटल है और अदर थिंग्स है, सपोज मेटल और अदर इम्प्योरिटीज़ है, उनके बीच में अगर डेंसिटी का वेरिएशन है, सपोज ये हाई डेंसिटी है और यहाँ पे लो डेंसिटी है, तो उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। एक बहुत बड़ा व्हील होता है, एक बहुत बड़ा व्हील होता है और जिसके अंदर ऐसे ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ये मतलब सैंपल है, उसको पाउडर बना के यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है, और इसको घुमाते हैं फुल स्पीड से, ठीक है। तो जिनकी डेंसिटी हाई होगी वो उसी पोजीशन पे रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो ये व्हील के ऊपर रह सकता है, और जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है वो दूर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि ये व्हील है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। तो जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है वो यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, और जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कहीं पे दूर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मेटल थी उसका जो परसेंटेज है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, क्योंकि अदर इम्प्योरिटीज़ को आपने निकाल दिया। सपोज 80% इम्प्योरिटी है तो उसमें से 10-20% इम्प्योरिटीज़ तो आपने यहीं पे निकाल दी, तो जो फर्दर प्रोसेस है वो आपके लिए इजी बन जाएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एनरिचमेंट ऑफ ओर, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये समझना है कि एक्टिविटी सीरीज में लो कौन कौन सी मेटल्स है। तो यहाँ पे देखो,
ये सारी मेटल्स है वो आएगी लो एक्टिविटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते। The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone। ठीक है, अगर ये मेटल्स के आपके पास ऑक्साइड्स है तो डायरेक्ट आप हीटिंग दे दोगे तो भी रिडक्शन हो जाएगा। सपोज ये HgO है, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, उसमें से आपने रिडक्शन कर दिया, मतलब ये ऑक्सीजन निकाल दिया, तो आपको प्योर Hg मिल जाएगा, मर्क्यूरी। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप बोलोगे रिडक्शन। तो यहाँ पे HgO अगर आपको मिल गया तो सिर्फ क्या करना है, हीटिंग देना है, हीट करना है, गर्म करना है, ताकि ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, याद रखना नाम, सिनाबार मतलब HgS इज एन और ऑफ मर्क्यूरी, वो मर्क्यूरी की ओर है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड। देखो, आप एक ही सब्सटेंस को कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, HgS को आपने हीटिंग किया, आफ्टर सम टाइम वो बन गया HgO। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग, मतलब फिर से आपने वहीं पे मतलब हीटिंग चालू रखा तो HgO में से आपको मिल गया Hg। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको जो और मिल रही है सिनाबार उसको गर्म करते रहना है बस। ठीक है, और प्रोसेस आप एग्जैक्ट ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले ये मर्क्यूरी सल्फाइड मतलब सिनाबार सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, आपको मिल गया मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे हीट लिखना ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आप एरो के ऊपर दिखाते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्सटेंस मिला वो वहीं पे रहेगा और ये गैसियस फॉर्म में है तो निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो सॉलिड फॉर्म में रह गया मर्क्यूरी ऑक्साइड, उसको आप वहीं पे ज़्यादा गर्म कर रहे हो ताकि आपको मर्क्यूरी मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, और ऑक्सीजन मिल गया गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी है उसका प्योरिफिकेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2S इन नेचर, कॉपर सल्फाइड कैन बी obtained from its ore by just heating in air। ठीक है, यहाँ पे कॉपर को भी आप सिर्फ हीट दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लो रिएक्टिविटी में ये दोनों गोल्ड एंड सिल्वर वो तो आपको नेचुरल फॉर्म में मिलते ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो फाउंड इन नेटिव स्टेट, अपने खुद के स्टेट में ही मिल जाते हैं। ये कॉपर लो रिएक्टिविटी में आएगा, Hg भी लो रिएक्टिविटी में आएगा, मर्क्यूरी। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रोसेस आप कर सकते हो। देखो सेम प्रोसीजर है, Cu2S था हमारे पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट दिया, ये ना हीटिंग आप करोगे तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कॉपर का ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्साइड बन गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये जो Cu2O बना है वो आपने यहाँ पे फिर से क्या किया, हीटिंग। ओके, Cu2O को हीट किया आपने, यहाँ पे Cu2S तो प्रेजेंट था ही। ठीक है, हीट दिया तो क्या मिल गया आपको, प्योर फॉर्म में कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आता है। आपको करना क्या है, जो भी सैंपल है उसको सिर्फ गर्म करना है, फिर जो ऑक्साइड मिला मतलब सल्फाइड में से आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो और ऑक्साइड को फिर से गर्म करोगे तो आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, याद रखने से अच्छा आप समझ लो
तो ऑटोमेटिक आप लिख पाओगे खुद से ही, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। देखो यहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी इंक्रीज हुई, और एक्टिविटी इंक्रीज हुई मतलब उनको अपने नेटिव स्टेट में लाना थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, ठीक है। प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखो, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। देखो कॉपर यहाँ पे लो रिएक्टिविटी में भी लिया है और मॉडरेट रिएक्टिविटी में भी लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा ऊपर है। These are usually present as sulfides और कार्बोनेट। समझना ये सब आपको मोस्ट ऑफ सल्फाइड या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड या तो अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसको डायरेक्ट प्योर मेटल में कन्वर्ट करना उतना इजी नहीं है। मतलब सपोज मेरे पास जिंक सल्फाइड है, उसमें से डायरेक्ट जिंक बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इजी क्या रहता है, कोई भी है सल्फाइड या तो कार्बोनेट, उसको पहले कन्वर्ट करो ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में अगर आ गया तो आपके पास रिडक्शन प्रोसेस है जिससे आप प्योर मेटल निकाल सको। क्लियर। तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट फॉर्म है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद आप रिडक्शन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया था, देखो या तो कार्बोनेट और है या तो सल्फाइड है, दोनों को अलग अलग प्रोसेस है देखो। और हम किस में कन्वर्ट करते थे, ऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे भी हमें देखो, यहाँ पे भी हमें हीटिंग ही करना है, बट अगर लिमिटेड एयर है तो हम बोलेंगे कैल्सिनेशन, और अगर ज़्यादा एयर प्रेजेंट है तो रोस्टिंग। तो कार्बोनेट है उसको अगर आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहो तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और है उसको अगर आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहो तो रोस्टिंग, ठीक है। उन्हीं की डेफिनेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखो, इट इज़ ईजियर to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonate। सल्फाइड एंड कार्बोनेट में से मेटल को निकालना डिफ़िकल्ट है, बट ऑक्साइड में से अगर आपको मेटल प्योर फॉर्म में निकालनी है तो इजी है। तो हमारी पहली ट्राई क्या होगी, हमारी पहली ट्राई क्या होगी कि हम सल्फाइड या तो कार्बोनेट और है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। देयरफॉर prior to reduction the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxides, ठीक है ना। ये साइंटिफिक रीज़न में भी आ सकता है कि हम मेटल को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी मेटल को हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको लिखना पड़ेगा ये सब। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स और carbonates। Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides, ठीक है। अब यहाँ से देखो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ठीक है। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air, ठीक है। अगर सल्फाइड है तो हम ज़्यादा एयर प्रेजेंट रखेंगे और हीटिंग करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। ये प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, रोस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन देखो, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दोनों सेम प्रोसेस है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट दे रहे हैं, ठीक है। बट एक में एक्सेस एयर है, एक में लिमिटेड एयर है।
ओके, अब आगे देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलो। देखो, रोस्टिंग किसके लिए था? सल्फाइड के लिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको जिंक है वो सल्फाइड फॉर्म में मिलती है तो एक्सेस एयर रखनी है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन दिखाया है। हीट दे दोगे, जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ। अब जो जिंक ऑक्साइड मिल गया उसमें से अगर आपको जिंक चाहिए प्योर मेटल, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस करनी है, कौन सी? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। सेम वे कैल्सिनेशन किसके लिए था? कार्बोनेट ओर्स के लिए। देखो तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, उसको आपने हीट दिया, ZnO बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रिलीज हुआ। अब ये जिंक ऑक्साइड बन गया तो उसमें से जिंक निकालना एकदम इजी। कौन सी प्रोसेस करनी है? रिडक्शन, ठीक है। चलो, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon, ठीक है। यहाँ पे जो रिडक्शन कराएगा उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक। देखो यहाँ पे ये ZnO है, कार्बन, ठीक है, दोनों सॉलिड फॉर्म में है। हमने हीट दी, यहाँ पे आप हीट लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो कार्बन है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीजन है वो ऐड होगा कार्बन के साथ और मिल गया हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक हमें प्योर स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए ये प्रोसेस कौन सी है, तो आप बोल सकते हो ये रेडॉक्स प्रोसेस है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आपको बोला जाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बनता है? जिंक, ठीक है। जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ उसका रिडक्शन हुआ है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन ने ZnO में से ऑक्सीजन को रिमूव कराया, मतलब इसका रिडक्शन कराया, इसलिए कार्बन को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो, you are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter, okay. Obtaining metals from their compounds is also a reduction process, ठीक है। मेटल्स को उनके कंपाउंड से आपको अलग करना है तो ये प्रोसेस को भी आप बोल सकते हो रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि हम सबसे पहले मेटल को लेके जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म में और उसके बाद हम रिडक्शन करते ही हैं, ठीक है। चलो, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of low reactivity from their compounds, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when manganese dioxide, ये ऑक्साइड फॉर्म में है मैंगनीज, इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ आप हीट दोगे तो देखो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैंगनीज से ज़्यादा है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैंगनीज यहाँ पे है और एल्यूमिनियम यहाँ पे, एक मिनट, मैंगनीज ये नहीं है, Mn है जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये तो मैग्नीशियम है, ठीक है। Mn यहाँ पे नहीं दिखाया है और उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? एल्यूमिनियम की, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा?
तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो ये मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ पे सेटल हो जाएगा, मतलब बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये बन गया Al2O3 और 3 मैंगनीज आपको अलग मिल गया लिक्विड फॉर्म में। हीटिंग दिया था इसलिए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और थोड़ी हीट रिलीज होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैंगनीज मिल गया प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो आप बोल सकते हो कि ये रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन दूर हुआ, और ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। ओके, these displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. देखो यहाँ पे आपको मैंगनीज जो मिल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, हालांकि वो दोनों पहले तो सॉलिड फॉर्म में ही थे, मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर प्रोसेस हीट जनरेट होती है, इसीलिए ये प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और जो आपको मेटल मिलती है वो मोल्टन स्टेट में मिलती है, लिक्विड स्टेट में। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयन 3 ऑक्साइड, देखो Fe2O3 आयन 3 ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइंट railway tracks or cracked machine parts. This reaction is called Thermit reaction. ये आपको याद रखना है। देखो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको याद रखनी है। The iron 3 oxide Fe2O3 with aluminum is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction इज़ नॉन एज द थर्मिट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन है उसका केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, आपको Fe मिल गया, Al2O3 मिल गया और सम हीट। और यहाँ पे जो आपको Fe मिल रहा है वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ पे ये लिक्विड हम ऐड कर देंगे आफ्टर सम टाइम। धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में आ गया मतलब वो पार्ट से उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपको थर्मिट रिएक्शन की एक इमेज दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आयन और एल्यूमिनियम को यहाँ पे हीट देंगे। हीट देने के लिए आप मतलब एलपीजी गैस का फ्लो और साथ में ऑक्सीजन का फ्लो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो टेम्परेचर है वो आपको ज़्यादा मिले। दोनों में प्रोसेस होगी Fe और एल्यूमिनियम के बीच में, Fe2O3 और एल्यूमिनियम के बीच में, और आफ्टर प्रोसेस ज़्यादा हीट जनरेट होगी जिससे यहाँ पे आपको मोल्टन फॉर्म में Fe मिलेगा। ठीक है, और वो क्रैक्स के बीच में एडजस्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। जब कूलिंग होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तब सॉलिड फॉर्म में फिर से आ जाएगा और ये जो क्रैक है उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, थर्मिट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। क्लियर। ओके, तो ये हो गई बात लो रिएक्टिविटी की, मॉडरेट रिएक्टिविटी की। अब बात करेंगे हाई रिएक्टिविटी की नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अच्छे से नोट्स बना लो, डेफिनेशंस अच्छे से याद रख लो, केमिकल इक्वेशंस याद रख लो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।